बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन को। बुक में ये टॉपिक इस तरह से लिखा हुआ है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, लेकिन आज हम डेटा और डेटा ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि डेटा किसको कहते हैं। किसको कहते हैं डेटा? ये डेटा किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशंस को कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी से उसका नाम पूछते हैं, उसकी एज पूछते हैं, उसकी हाइट के बारे में पूछ लें, वेट के बारे में पूछ लें, तो ये क्या होगा? ये डाटा कहलाएगा, ठीक है। और डिफरेंट सब्जेक्ट में आप लोग देखते हैं कि डेट्स लिखी हुई होती हैं और इंफॉर्मेशंस होती हैं डिफरेंट, तो वो भी डाटा कहलाती हैं। इसी तरह वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, तो उन वैल्यूज़ को भी डाटा कह सकते हैं, ठीक है। अब देखें, क्या हर किसी इन्फॉर्मेशन को डाटा कह सकते हैं? क्या हर कोई इन्फॉर्मेशन डाटा कहलाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। डाटा ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हासिल की जाती है। डाटा एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हासिल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया के केस में हमने 200 पीपल्स लिए, 200 हेल्दी पीपल्स लिए, उनमें से 14 के ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा, तो ये क्या हुई? ये इन्फॉर्मेशन डाटा कहलाएगी, क्योंकि अब इसमें कैलकुलेशन भी बताई हुई है और साथ में ये इन्फॉर्मेशन जो है एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ली गई है, इसलिए हम इसको डाटा कह सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ली गई है और इसमें कैलकुलेशन भी बताई हुई है कि 200 पीपल्स थे हेल्दी, उनमें से 14 के ब्लड में प्लाज्मोडियम दिखा, तो ये क्या हुई? एक कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ली गई है, इसलिए हम इसको डाटा कह सकते हैं। हम हर किसी इन्फॉर्मेशन को डाटा नहीं कह सकते, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ली गई है, सिर्फ उसको डाटा कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब होता है? तरतीब देना, अरेंज करना। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन मीन डाटा को तरतीब देना, उसको अरेंज करना। अब साइंटिस्ट जो होते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने से पहले, उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करने से पहले, उस पर टेस्टिंग करने से पहले जो है हाइपोथेसिस को क्या कर लेते हैं? डाटा को अरेंज कर लेते हैं। हाइपोथेसिस बनाने से पहले और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले डाटा को वो अरेंज कर लेते हैं। अब देखें, आप बुक्स पढ़ते हैं, अब हर बुक में पेज नंबर 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से पेजेस अरेंज होते हैं ना। ऐसे नहीं होता कि पहले पेज 35 जुड़ा हुआ है, फिर पेज 75 है, उसके बाद पेज नंबर 2 है, उसके बाद पेज नंबर 5 है, इस तरह कभी नहीं हुआ ना। हमेशा पेजेस जो है वो एक तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसा ही होता है ना। अगर इस तरह से बेतरतीब से पेज जुड़े हुए होते, पेज नंबर 75 पहले होता, फिर पेज 35 होता, फिर पेज नंबर 2 होता, फिर पेज नंबर 10 होता, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता वही पेज ओपन करना जो टीचर ने कहा हो। इस तरह तो क्लास में टीचर कहते हैं ना कि पेज नंबर 75 ओपन करें, तो आप वही वाला पेज ओपन करते हैं। टीचर कहते हैं 102 पेज ओपन करें, तो आप इजीली वही पेज ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर पेज आगे पीछे जुड़े हुए होते तो कितना मुश्किल होता आपके लिए वही वाला पेज ओपन करना। तो इस तरह से साइंटिस्ट के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तरतीब में मौजूद ना हो, तो इसलिए वो हाइपोथेसिस बनाने से पहले या एक्सपेरिमेंटेशन करने से पहले डाटा को तरतीब दे लेते हैं, ताकि आसानी से जो है वो अपना काम कर सकें, उस पर आसानी से जो है सारा एक्सपेरिमेंटेशन कर लें। वो सारा उसको तरतीब दे देते हैं, जो भी उन्होंने डाटा इकट्ठा किया होता है उसको एक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ताकि आसानी से उस पर काम कर लें। नेक्स्ट बात है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड्स। अब जब साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं, जब एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं,
तो उससे पहले वो सारे डाटा के कलेक्शन के मेथड बताते हैं कि हमने डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया और कैसे कैसे किया, कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल की, तो वो सारा उसके बारे में बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन जो है किसी डिज़ीज़ के ऊपर काम कर रहा है, डिज़ीज़ के बारे में सर्च कर रहा है, तो वो ये बताएगा कि मैंने इस मरीज़ का डाटा इकट्ठा किया, यहाँ से इकट्ठा किया, उसकी एज ये थी, उसका जेंडर ये था, तो वो सारा उसके बारे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा। ठीक है। इसी तरह कोई फिज़िक्स में अगर काम करता है तो वो सारा बताएगा कि मैंने ये इंचेस, ये मेजरिंग टेप यूज़ की, और ये जो है स्क्रू गेज यूज़ किया है, या फिर वर्नियर कैलिपर यूज़ किया है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, और फिर किस तरह से की हैं, कौन कौन सी चीज़ यूज़ की है, तो वो उसके बारे में सारा तरीका बताएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। इससे क्या होगा? एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी अच्छी होगी, कोई इसके बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी किसी के माइंड में, कोई डाउटफुल कंडीशन क्रिएट नहीं होगी इससे। तो सबको पता चल जाएगा, आपका डाटा इंश्योर हो जाएगा, यकीनी हो जाएगा कि आपने ये मेथड यूज़ किया है और इस तरह से आपका जो है आंसर आया है, इस तरह से आपका जो है रिज़ल्ट आया है। कोई फिर ये नहीं पूछेगा कि ये किस तरह से यूज़ किया है, ये आपका किस तरह से आपका रिज़ल्ट आया है। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट होते हैं वो सारा मेथड बता देते हैं कि इस तरह ये हमने चीज़ें यूज़ की हैं, तो इसलिए हमारा ये रिज़ल्ट आया है। फिर ताकि कोई उनसे ये ना पूछे कि क्या किया था और किस तरह से आया है, ये फिर वो जब ऑलरेडी दूसरों को पता होता है कि ये चीज़ यूज़ की है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो फिर खुद भी वही यूज़ करके उनका उस तरह से ही आ जाता है, तो फिर वो उनको पता चल जाता है कि उसने यही मेथड यूज़ किया है और बिल्कुल ठीक यूज़ किया है, कि अब ये वाकई दुरुस्त है। तो इस तरह से हमारा डाटा की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, मेयार अच्छा होता है डाटा का। ठीक है। तो उसके बाद है फॉर्मेट्स जो है डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ किए जाते हैं डाटा को तरतीब देने के लिए। आप लोगों ने देखा है आपकी बायोलॉजी की बुक्स में और दूसरी डिफरेंट बुक्स हैं, उसमें ग्राफिक्स पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, टेबल्स बने हुए होते हैं, फ्लो चार्ट्स बने हुए होते हैं, मैप्स डायग्राम्स बनी हुई होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डाटा कैसा है। कुछ डाटा ऐसा होता है कि वो ग्राफिक्स की फॉर्म में ज़्यादा इजीली समझ आ सकता है, कुछ ऐसा डाटा होता है कि वो टेबल्स की फॉर्म में उसकी ज़्यादा समझ आ रही होती है। ये अब डाटा की टाइप पे डिपेंड करता है कि कैसा डाटा है। कुछ जो है फ़्लो चार्ट में ज़्यादा इजीली समझ आ जाता है, तो उसको फिर फ़्लो चार्ट के ज़रिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। कुछ डाटा ऐसा होता है जो मैप्स के ज़रिए जो है वो उसको किया होता है नुमायाँ, और कुछ डायग्राम्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये डाटा की टाइप पे डिपेंड करता है कि कैसा डाटा है। ठीक है। तो उस टाइप की फिर उस लिहाज से उसका फॉर्मेट बनाया जाता है। ये उसके फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट, ग्राफिक्स, टेबल, फ्लो चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम्स। अब ये देखिए, ये वेन डायग्राम है, ये डिफरेंट टाइप के यहाँ आपको ग्राफ नज़र आएंगे। ये सारे ग्राफ्स हैं। ठीक है। ये भी ग्राफ, ये पिरामिड्स हैं, ये भी ग्राफ्स हैं, ये भी ग्राफ्स हैं। ठीक है। ये सारे डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं, ये मैप्स बने हुए हैं। ठीक है। तो ये सारे जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये जो है परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये पाई ग्राफ है। ठीक है। उसके बाद ये फ़्लो चार्ट्स हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं फ़्लो चार्ट के ज़रिए आसानी से समझ आ रही होती हैं, तो ये फ़्लो चार्ट्स हैं। और इसके नीचे आप देख रहे हैं ये टेबल्स बने हुए हैं, जो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।